हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे। आई होप आपने सारे न्यूमेरिकल्स अपनी नोटबुक पर निकाल कर देखे होंगे, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के जो है न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस किए होंगे और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ जाएंगे? आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपके चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो है लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर जो है फिनिश होने वाला है और इस चैप्टर को हम टाटा गुड बाय करने वाले हैं। ठीक है, सो क्या करना है, आपने वीडियो को जो है एंड तक देखना है, सब चीज़ों को जो है क्लियरली समझना है। इजी सा टॉपिक है, सभी इजी है, चैप्टर इजी है। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पिछली वीडियोस के जो है लिंक प्रेजेंट है, उन लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए। आज वाला टॉपिक इजी टॉपिक है, डेरिवेटिव पार्ट भी है, समझ में आएगा। देन उसके बाद कुछ उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। पेन कॉपी उठा लीजिए एंड साथ साथ नोट डाउन करिए। ठीक है, हाँ जी बच्चों, हमारे पास टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व का मतलब क्या होता है? सेव करना। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैसे सेव होता है ये आप इस पूरी डेरिवेशन को जब ब्रीफली समझोगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो वो हमारे पास मोमेंटम होता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में क्या है ध्यान से समझना। आपके पास दो बॉल हैं, ये आपके पास ए बॉल है, ये आपके पास बी बॉल है। ये आपके पास ए बॉल है, ये बी बॉल है। ठीक है, मान लो इस बॉल का मास कितना है? m1 है, इसका मास m2 है। इस बॉल का मास m1 है, इस बॉल का मास m2 है। या मान लो ma है, इसका मास mb है। ठीक है, अब क्या कर रही है ये बॉल? अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसके डिस्क्राइब किया है कि एक आपके पास ए बॉल है, ये आपके पास बी बॉल है, इसका मास m है, इसका मास mb है। अब ये बॉल क्या करती हैं? ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब बॉल मूव कर रही है तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ भी तो ये मूव करेंगी। मान लो ये ए वाली बॉल जिसका मास ma था, ये ua की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ये बॉल बी जिसका मास mb था, ये ub की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, क्या बताया अभी तक आपको मैंने? हमने दो बॉल को कंसीडर किया है, एक ए बॉल ली है और एक बी बॉल ली है। ए बॉल का मास हमारे पास ma है और बी बॉल का मास हमारे पास mb है। ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ये मूव कर रहे हैं तो मूव करने के लिए कोई ना कोई वेलोसिटी से तो ये मूव कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं ये ua की वेलोसिटी से मूव कर रही है ए बॉल और बी बॉल ub की वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अब हमने एक केस दे दिया इसको, यहाँ पे हम एक केस डिस्क्राइब कर लेते हैं। मान लेते हैं जो a की वेलोसिटी है यानी कि ua की वेलोसिटी है, ए बॉल की वेलोसिटी है, वो बी बॉल से ज़्यादा है। अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फास्ट मूव करेगी। अब क्या हुआ है? ये बॉल जो है फास्ट मूव कर रही है, ये अपनी जितनी वेलोसिटी थी उसी से मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो इनके बीच में क्या हो जाती है? टक्कर हो जाती है। ये दोनों आपस में कोलाइड हो जाते हैं। ये आपस में, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो जो ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगी तो उसको हम लिखेंगे एफ ए बी, और इसने इसके ऊपर लगाएंगे, इसको लिखेंगे एफ। अब एफ ए बी का मतलब क्या है? फोर्स ऑन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है ए बॉल ने लगाई है, ए बॉल ने लगाई है बी पे, फोर्स ऑन बी, जो बी बॉल पे फोर्स लगी है, और फोर्स किसने लगाई है? ए ने लगाई है। सिमिलरली एफ बी ए का मतलब क्या है?
फोर्स ऑन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब किसके रिस्पेक्ट में लगी है, बी वाले ने लगाई है, ये फोर्स इसने लगाई है, ये फोर्स इसने लगाई है, ठीक है। तो एफ ए बी को क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो फोर्स ऑन बी बाय ए, विद रिस्पेक्ट की जगह बाय भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी बाय लिख सकते हो कि जो ए ने लगाई है, और बी ए का मतलब क्या है, जो फोर्स ए पे लगी है वो बी ने लगाई है, ठीक है। कैसे लिखोगे, जो लास्ट वाला है मान लो बी है तो बी के ऊपर लग रही है, ए है तो ए के ऊपर लग रही है, तो ध्यान रहेगा। क्या बताया आपको सिंपल, हमने दो बॉल कंसीडर की है, एक ए बॉल ली है और एक बी बॉल ली है। ए बॉल का मास हमारे पास एम ए है और बी बॉल का मास हमारे पास एम बी है। ये दोनों बॉल्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अगर ये मूव कर रहे हैं तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ तो ये मूव करेंगी। तो मान लेते हैं ए बॉल की वेलोसिटी यू ए है। यू को किससे डिनोट करते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी से, यानी कि यू जो है, यू ए जो है ए की वेलोसिटी है बॉल की, और यू बी जो है बी बॉल की वेलोसिटी है। अब मूव करते हैं, हमने एक कंसीडर किया है केस, एक केस कंसीडर कर लेते हैं कि जो यू ए वेलोसिटी है ए वाली बॉल की, ये ज़्यादा है बी से। अगर ये ज़्यादा है तो फास्ट मूव करेगी, फास्ट मूव करेगी तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन, यानी कि टक्कर हो जाएगी, ठीक है। टक्कर होगी कैसे कि, यानी कि ए ने बी पे फोर्स लगाई, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है। अब मान लेते हैं टक्कर होने के बाद ये बॉल, अब जो ए वाली बॉल है ये बी ए की वेलोसिटी से चलेगी, और जो बी बॉल है ये बी बी की, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब इनकी वेलोसिटी में चेंज आया ना, टकराव होने के बाद भी वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। तो कोलिजन होने के बाद जो ए बॉल की वेलोसिटी है वो बी ए हो गई है, बी बॉल की वेलोसिटी भी बी हो गई है। तो समझ में आया यहाँ तक इसे। अब मैं इसको नोट डाउन भी कराऊंगी। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में पूरा पैराग्राफ आपको गिवन है, अगर आपको बाय वर्ड्स लिखना है आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके डेरिवेटिव पार्ट करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे यहाँ से, इसे नोट डाउन कर लीजिए। जो मैंने आपको भी समझाया है वही मैंने वर्ड्स में लिखा है। क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर टू बॉल्स। हमने दो बॉल कंसीडर किया है ए एंड बी, जिसका मासेस ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी, जिनका मास एम ए और एम बी था, ठीक है। वो आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी, जो इनिशियल वेलोसिटी यू ए और यू बी से मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, सेम डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रही है। एंड देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैम, कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ मूव करी जा रही है सीधा। अब क्या होता है, जो पहली बॉल है यू ए की वेलोसिटी वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। लेट यू ए ग्रेटर देन यू बी एंड टू बॉल्स कोलाइड, तो क्या होती है, दो बॉल जो बॉल्स उनमें टक्कर होती है, कोलिजन होता है। ड्यूरिंग कोलिजन इन बिटवीन टाइम टी के बीच में जो कोलिजन हुआ है, जो बॉल ए है, द बॉल ए एक्सर्ट अ फोर्स एफ ए बी ऑन बॉल बी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया फोर्स लग रही है ये बी पे, और जो कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। एंड द बॉल बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एफ बी ए ऑन ए, ये बी ए पे लगाएगी, ए बी पे लगाएगी। सपोज करते हैं कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटी है वो वी ए और ए बी बी बन जाती है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आया, जो बताया था वही लिखा है। इसके बाद जो डेरिवेशन है अभी हम करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो नोट करना है आपने। जी, बिफोर स्टार्टिंग दिस डेरिवेशन पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहती हूँ। हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ा था ना हमने ये फॉर्मूला, है ना। देख लेना पीछे, मैंने आपको बताया हुआ है पहले। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी बाय में टी, है ना। यही होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के रेट में चेंज आना। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और उसके चेंज आना यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसके अंदर चेंज आना। सबसे पहले ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है, अप्लाइड फोर्स। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अप्लाइड फोर्स होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी आ जाएगी, मास इनटू वेलोसिटी बाय में, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ जो है रिमाइंड रखनी है, ठीक है, तभी मैं आपको डेरिवेटिव पार्ट जो है आगे लेकर चलूँगी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नोट कर लीजिए इस फॉर्मूला को यहाँ से, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। हाँ जी बच्चों, मैंने साइड में ये केसेस लिख दिए हैं। जैसे जैसे हुआ है केस, जैसे जब आपके पास दो बॉल्स प्रेजेंट थी, उसका मास एम ए था, इनिशियल वेलोसिटी यू ए थी, बी का एम बी था, इनिशियल वेलोसिटी यू बी थी। अब उनकी कोलिजन होती है, कोलिजन होने के बाद ए बी पे फोर्स लगाता है और बी ए पे फोर्स लगाता है। कोलिजन कब होती है, जब यू ए यू बी से
ज़्यादा, मतलब ये वाली ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, एम ए की वेलोसिटी वी ए हो जाती है, बी बॉल की वी बी हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से एक चीज़ नोट करते हैं। हमें पता है मोमेंटम चेंज बता दिया था मैंने आपको, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था जब कोलिजन नहीं हुई थी, अगर हमें लिखना है ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी, कितना है, एम ए यू ए एंड एम बी यू बी, है ना। इनिशियल मोमेंटम यही रहेगा ना बिफोर कोलिजन, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा इनका मोमेंटम, एम ए बी ए एंड एम बी वी बी। इसको नोट कर लो क्योंकि अभी ये आगे आपके पास डेरिवेशन में जो है यूज़ होंगे यहाँ से, कि बिफोर कोलिजन आपके पास ये मोमेंटम आया और आफ्टर कोलिजन आपके पास ये मोमेंटम आया, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, ठीक है, ये किसके इक्वल होएगा यहाँ से, आपको पता है, मैंने वैसे फॉर्मूला आपको बताया है, एम ए। अब यहाँ वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है यहाँ से, वी ए माइनस यू ए, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, और रेट की बात करें तो टाइम से डिवाइड करेंगे, है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये किसके इक्वल होता है, फोर्स जो ए ने लगाई है बी पे, है ना। तो कितना आएगा यहाँ से, ये आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है, ये बन गया आपके पास। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो। क्या किया है, मोमेंटम हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी आपके पास मोमेंटम होता है, और जब कोलिजन नहीं हुई थी तो इनका मोमेंटम क्या बनेगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ए बॉल का एम ए यू ए, बी बॉल का एम बी यू बी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एम ए बी ए और बी का एम बी वी बी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हमें बॉल ए का निकालना है, वो हमें पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम के। लेकिन यहाँ पे मास तो सेम है, वेलोसिटी में जो है चेंज आ रहा है, तो फाइनल वाली वेलोसिटी में से हमने इनिशियल वाली वेलोसिटी को क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। ए की बात की तो ए वाले में फोर्स जो उसने लगाई है वो लिखेंगे यहाँ पे, ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। इसे नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं अभी हम। इक्वेशन बनी थी ना 1 आपके पास। सिमिलरली हम बी के लिए भी लिख लेंगे, बी बॉल के लिए। तो लिखते हैं यहाँ से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यूरिंग कोलिजन, तो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, इसके इक्वल आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होएगा यहाँ से, या फिर इक्वल लिखेंगे एम बी 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 माइनस यू बी बाय में टी। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है यहाँ से। कौन सी इक्वेशन आई है, सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या करती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही कहती है ना, अगर ए बॉल ने बी वाली के ऊपर फोर्स लगाई, अगर ए बॉल ने बी बॉल पे क्या लगाई, फोर्स लगाई, ये ए बॉल है, ये बी बॉल है, ए ने बी पे फोर्स लगाई, बी ने ए पे फोर्स लगाई, है ना। तो ये क्या होगी, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। यानी कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, आपस में फोर्स तो इक्वल है, ये इसके इक्वल तो है ही है,
लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, है ना। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में लग रही है, ये इस डायरेक्शन में लग रही है, दैट्स वाई इसका जो हम जो पॉइंट जो यहाँ पे साइन है वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो समझ में आया। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, FAB इज इक्वल टू माइनस BA। इसको आप यहाँ से थर्ड इक्वेशन, ठीक है। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 in 3, क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को 3 में यूज़ करो, मतलब इस दोनों को इक्वल दिखाओ, लेकिन इनका साइन क्या कर दो, चेंज कर दो यहाँ से, ठीक है। करो साइन चेंज जी, इक्वल पुट करना है, सिर्फ साइन में क्या आएगा, चेंज आएगा यहाँ से। तो देखते हैं, सॉल्व करो अपनी नोटबुक में साथ साथ। ये क्या बन जाएगा, MAVA माइनस MAUA और बाय में T तो चल ही रहा है, इधर से क्या बन जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस MBUB, ये माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस MBUB बाय में T यहाँ है, T यहाँ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, MAVA, इसको इधर ले आओ, प्लस MBVB इज इक्वल टू MBUB, ये माइनस को जाके प्लस हो जाएगा, MAUA। मान लो ये आपके पास इक्वेशन कैसे बन गई है, स्टार इक्वेशन बना लो इसे। करो इतना नोट, क्या किया है, सिर्फ इक्वेट करी है वैल्यूज़, और इक्वेट करने के बाद इसको सिर्फ थोड़ा हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और MBUB MAUA आपके पास क्या है, टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, है ना। ये क्या है, टोटल मोमेंटम है जब कोलिजन हो गई थी, और ये क्या है, बिफोर है जब कोलिजन नहीं हुई है, पहले वाला मोमेंटम इसका है ये, ठीक है। अब क्या देख रहे हो यहाँ से कि जो आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन वाले मोमेंटम के सेम है, दोनों आपस में सेम है। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की कैसे आ रही है, सेम आ रही है, देखो यहाँ से। तो हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है आपके पास टू बॉल्स का, वो चेंज ही नहीं होता, यानी कि इट रिमेन्स अनचेंज, चाहे कोलिजन से पहले की बात करो या कोलिजन के बाद की बात करो, आपका मोमेंटम कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज, उसमें कोई चेंज ही नहीं आया। तो हम यहाँ से क्या लो, हमारे पास स्टेट हुई है कि सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे आपका मोमेंटम कैसा हो गया है, कंजर्व हो गया है, सेव हो गया है। चाहे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉलिजन होती है, जो मोमेंटम कॉलिजन के पहले था वही मोमेंटम आपका कॉलिजन के बाद में रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा मोमेंटम में। और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको स्टेटमेंट भी लिखवा देती हूँ इसकी। स्टेटमेंट भी नोट कर लीजिए। वी ऑब्जर्व दैट सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जितना मोमेंटम आपके पास बिफोर कोलिजन में था, जितना सम, उतना ही आपके पास आफ्टर कोलिजन भी सम जो है सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता, अनचेंज रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से आप इसकी लॉ स्टेट कर सकते हो। डेरिवेशन अगर आती है, डेरिवेशन भी आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, सो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल,
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 100 kg है, इज एक्सेलेरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स टू 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1। आपके पास एक 100 kg का ऑब्जेक्ट है, वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज, जैसे कि जितनी वेलोसिटी दी है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और कितनी वेलोसिटी गिवन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी दी हुई है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड से वो स्टार्ट कर रहा है, और इतनी उसकी जो है फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1 दे रखी है। और कितने टाइम में कवर कर रहा है, 6 सेकेंड में। 100 kg का ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट करता है वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी से 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1 से, और उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स जो है फाइनल वेलोसिटी है, और टी टाइम में वो उसे कवर करता है। कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, हमें क्या करना है, इसका इनिशियली और फाइनल वाला मोमेंटम कलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट का बताना है। एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना है कितना ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है। ठीक है, समझ में आया न्यूमेरिकल। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन देखेंगे, हमें क्या गिवन है उसको लिखेंगे। तो गिवन लिखते हैं यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है यानी कि v कितनी दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1। मास कितना दिया हुआ है 100 kg। टाइम कितना लिया इसने एक्सेलरेट करने के लिए, टाइम टेकन टू एक्सेलरेट कितना है 6 सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है ना। अब आपको पता है कि मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल मोमेंटम यानी कि m इंटू यू, मास तो सेम ही रहेगा, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो m की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 kg, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1। तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 500 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1। ये आपकी इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आ गई यहाँ से, है ना। ये आपका इनिशियल मोमेंटम निकल गया। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम भी निकल जाएगा आपका। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वी, एम इंटू वी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मास 100, फाइनल मोमेंटम आपका 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1। तो कितना निकल जाएगा 800 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 1। तो यहाँ से आपके पास ये फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आ गई है ना। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो कलेक्ट हो गए हैं हमारे पास, कैलकुलेट कर लिए हैं हमने। अब हमें क्या निकालना है, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स का भी मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज कैसे निकाल लेंगे हम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे, रेट निकाल लेना। तो यहाँ से एक लाइन लिख लेना, रेट ऑफ change of momentum of an object is equal to force exerted on the object, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से लिख दूँ मैं इसको, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टी। ठीक है, तो सीधा सीधा ये लिख देती हूँ एम वी माइनस एम यू बाय में टी। कितना आया था फाइनल मोमेंटम आपके पास 800 माइनस इनिशियल 500, और टाइम कितना था 6 सेकेंड था। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 300 बाय में 6, है ना। 50 न्यूटन फोर्स निकल जाएगी। तो फोर्स कितनी आई है आपके पास 50 न्यूटन फोर्स आई है। इजी था सोल्यूशन, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल आपके इजी से निकल जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो नहीं निकलेंगे, तो फॉर्मूला पता होना मैटर करता है। समझ में आया क्या था, एक ऑब्जेक्ट था 100 kg का, वो एक्सेलरेट कर रहा था यूनिफॉर्मली
वेलोसिटी के साथ इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, फाइनल वेलोसिटी गिवन थी, टाइम गिवन था। आपको क्या निकालना था, इनिशियल मोमेंटम निकालना था। तो आपने मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से आपके पास इनिशियल मोमेंटम इसका निकल गया। फिर आपने फाइनल मोमेंटम लगाया, फाइनल मोमेंटम भी निकल गया आपके पास, क्योंकि आपके पास फाइनल वेलोसिटी गिवन थी, मास गिवन था। अब आपको निकालना है कि फोर्स कितनी लगी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। लेकिन हमें पता है, हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स एक्सर्टेड के इक्वल होता है, कितनी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हुई है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया है और फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया है। लेकिन अगर रेट की बात हुई है तो टाइम को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम को डिवाइड किया, हमारे पास जो आंसर कैलकुलेट करके आया है वो 50 न्यूटन की फोर्स निकली है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे यहाँ से। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनका मास कैसा है, सेम है, दोनों का मास 1.5 kg है। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है, ये ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है। इसका मास ए का भी 1.5 kg है और बी का भी 1.5 kg है और वो सीधा ही इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी 2.5 मीटर इनवर्स 1 है, इसकी भी जो है वेलोसिटी कैसी है, सेम है। ये भी 2.5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1 है। ठीक है, बिफोर द कोलिजन, ठीक है, जब कोलिजन नहीं हुई थी, अब इनकी कोलिजन हो जाती है, इनकी दोनों की कोलिजन हो जाती है। ड्यूरिंग विच दे स्टिक, अब दोनों आपस में क्या हो जाता है, स्टिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना। तो बताना है ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। दोनों की आपको क्या निकालनी है, कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है। मतलब जो दोनों स्टिक होते हैं, इनकी आपस की कंबाइन होने के बाद क्या वेलोसिटी आती है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है मास 1 भी हमारे पास 1.5 kg है क्योंकि सेम है। मास 2 भी हमारे पास 1.5 kg है ना। U1 भी हमारे पास 2.5 है और U2 भी हमारे पास 2 है ना। ये तो हमें गिवन है। अब टोटल मास क्या हो जाएगा, अगर आपका टोटल मास निकाल लेते हैं जब दोनों स्टिक करते हैं, यानी कि m1 प्लस m2, टोटल मास को मान लो मैं m से डिनोट कर रही हूँ, बिग वाले m से। तो m1 कितना है आपके पास 1.5 प्लस 1.5, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा आपके पास टोटल मास, है ना। ये तो टोटल मास निकल गया हमारे पास, समझ में आया। यहाँ से ये टोटल आपके पास मास निकल गया। अब मान लेते हैं let the velocity of combined object भी मान लेते हैं। ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन की बात की है हमने, आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, मास दोनों का कंबाइन हो जाता है। ये भी आफ्टर कोलिजन की ही बात कर रहे हैं हम, ऐसे हो जाता है। ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। नाउ यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो कितना होएगा, पहले हम बिफोर कोलिजन निकाल लेते हैं। बिफोर कोलिजन के लिए m1 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू mv, है ना, यही आएगा ना। ये क्या है, टोटल मोमेंटम आपके पास जो कोलिजन के बाद का बना है, बिफोर ये है। तो m1 u1 यहाँ पे कितना है आपके पास, m1 कितना था 1.5, u1 आपके पास 2.5 था। सिमिलरली माइनस 1.15 2.5, यहाँ से मास कितना आया था आपका 3 आया था, वेलोसिटी v आई थी, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा,
ये भी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। तो समझ में आया कि क्या आएगी वेलोसिटी आपके पास, अगर आपको कंबाइन ऑब्जेक्ट की निकालनी है वो 0 आएगी आफ्टर कोलिजन के। कुछ नहीं किया, सिंपल जो आपको वैल्यूज़ गिवन थी उसके बाद आपने टोटल मास निकाला है, दोनों को ऐड किया, टोटल मास निकला, वेलोसिटी को हमने v मान लिया था, फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसके ऊपर अप्लाई की, दोनों को यहाँ से इसका इनिशियल मोमेंटम निकाला, फाइनल मोमेंटम निकाला, और दोनों को हमने जब आपस में इवेल्युएट करा तो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0 आ गई है। तो नोट कर लीजिए यहाँ से। हाँ जी बच्चों, समझ में आया न्यूमेरिकल, समझ में आ ही गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अपनी एनसीईआरटी के अनसॉल्व न्यूमेरिकल आपने ट्राई करने हैं, कुछ आपको जो है टॉपिक के बाद भी दिए हुए हैं, टेक्स्ट वाले हैं जो, वो भी आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। और फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मुझे मेंशन करना है, ठीक है। सो कैसी लगी आज की वीडियो ये भी आपने कमेंट सेक्शन में जो है मुझे मेंशन करके बताना है, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब वीडियोस के जो है लिंक प्रेजेंट है, आप उन लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक करना, शेयर, कमेंट करना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी जो है प्रेस करना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड मिलती रहे, ठीक है। सो ये टॉपिक जो है आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, अब आपका चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है और हम आपके चैप्टर को टाटा गुड बाय करते हैं, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, बुक से भी पढ़ना है। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो है इस चैप्टर से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।